तो कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको बताया था कि अपन जो है पीजीबी का पूरा रिवीजन करेंगे। उसके अलावा मैं आपको जो है आईसीएमएट के सारे क्वेश्चंस कराऊँगा। सो हियर वी आर। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जॉइन कर सकते हो। उधर आपको मेरे नोट्स मिल जाएँगे। अच्छा देखो ये रहा आपका आईसीएमएट। अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड समथिंग करके क्वेश्चन है। और ये रहा मेरा क्वेश्चन बैंक। ये रहा आपका एआर5 आरजी का क्वेश्चन बैंक। देखो ये क्या दे रखा है, एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड, वही सेम चीज़ है। तो मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, अपने जो क्वेश्चन बैंक है उसको किस तरह से कंपाइलेशन बनाया है कि स्टार्टिंग में तो आपको सारे आईसीएमएट के इलस्ट्रेशंस और टीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद जाके एंड में आपको क्या मिल जाएंगे, एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एक कंपनी है, अपन को बोल रहा है कि भाई आप डेप्रिसिएशन निकालो, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालो, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग डब्ल्यूडी दे रखी है कितने की, 30 लाख की बता रखी है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज करी है, कब परचेज करी है, 8/6/2023 को, और पुट टू यूज भी ले ली। मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन जो है पुट टू यूज बेसिस पे मिलता है। तो मैंने 20 लाख की जो है प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद बेसिकली मैंने क्या हो गया इसको, तो उसके बाद बेसिकली मैंने क्या करा, 8 लाख की और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, और कब खरीदी, 15/12/2023 को। तो मुझे एक चीज बताओ, अपन क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, राइट। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी मिलता है, तो इसमें मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा। फिर आप देखो आपने कंप्यूटर एक्वायर करा है, कब एक्वायर करा है, 2/1/2024 को, 3 लाख का एक्वायर करा है। अच्छा, आपने जो है कंप्यूटर एक्वायर करके कहाँ लगा दिया, ऑफिस प्रीमाइस पे लगा दिया, तो आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन इसमें नहीं मिलेगा। अब आ जाता है, देखो सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था तरीका क्या होता है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस अपन क्या करते हैं, परचेज माइनस सेल अपनी क्या आ जाती है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाती है। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो देखो लॉजिकली देखा जाए तो इसमें क्या दे रखा है, 30 लाख और 5 20 लाख, 50 लाख पे, 50 लाख ऐसे एसेट है जिसमें मुझे क्या मिलेगा, पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 50 लाख का मैं करूंगा 15% निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा 8 लाख का जो मैंने एसेट खरीदा है वो कब खरीदा है, 15/12/2023 को। तो 15/12/2023 से 31/3/2024 करोगे तो ये जो है 180 दिन से कम निकल के आएगा। तो अगर मैंने आपको बताया था 180 दिन से कम होता है तो क्या मिलता है, हाफ रेट डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो 8 लाख का क्या हो जाएगा, 15% का टू डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली 8 लाख का 7.5%। तो देखोगे तो ये हो गया 8 लाख का 7.5%, कितना हो गया, 60,000। और फिर अगर आप देखोगे कंप्यूटर आपने एक्वायर करा है 2/1/2024 को, मतलब इसमें भी हाफ रेट डेप्रिसिएशन लगेगी, तो 3 लाख का 20%। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन रेट क्या होती है, बेसिकली 40%। 3 लाख का मैंने 20% करा, कितना आ गया, 60,000 आ गया। एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो किसमें मिलेगा, ये 20 लाख और 8 लाख में मिलेगा। तो देखो, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो 20 लाख का पूरा 20% मिल जाएगा, और बाकी जो कितना है अपना 8 लाख का डेप्रिसिएशन है, सॉरी 8 लाख की जो पांच मशीन मैंने खरीदी है, कौन सी, ये वाली जो 8 लाख की खरीदी है, इसमें मिलेगा, कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको 180 दिन से कम यूज करा है। तो देखो 8 लाख का क्या होगा, 8 लाख का बेसिकली 20% का डिवाइड बाय 2 करा मैंने, तो कितना आ गया, 8 लाख का 10% कितना हो गया, 80,000 हो गया। तो अपना निकल के आ गया क्या, बेसिकली डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी है मुझे प्लांट मशीन की, सिंपल है ना। देखो 30 लाख, 20 लाख, 8 लाख मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, तो ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गई। इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो मेरी एंडिंग की क्या निकल के आ गई, डब्ल्यूडीवी मिल गई मुझे। तो ये हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। देखो बहुत आसान है। अपन एक सीए हैं, अपना प्रोफेशन है, और आपको ये बोल रहा है कि भई आप क्या करो, डेप्रिसिएशन निकालो। चलो, मुझे एक चीज़ बताते जाना, कंप्यूटर आपने खरीदा इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेप्रिसिएशन रेट क्या होगी, 40% की डेप्रिसिएशन रेट। कंप्यूटर यूएसपी और प्रिंटर पे क्या होगा, 40% डेप्रिसिएशन रेट लगेगी। बुक्स पे 40% रेट लगेगी। फर्नीचर पे क्या होगा, फर्नीचर पे 10% की रेट लगती है। और लैपटॉप पे क्या होगा, 40% की रेट लगेगी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, प्रोफेशन हूँ। तो डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, तो ईज़ी है। देखो आपका जो लैपटॉप है, फर्नीचर पे कितना मिल जाएगा, 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। बाकी सारे एसेट्स पे आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो सारे एसेट्स का टोटल कर लो। देखो 3 लाख का 10% तो ये मिल गया। बाकी मेरे कौन-कौन से एसेट हैं, देखो 40,000 के 40% वाले कौन-कौन से एसेट हैं, ये रहा 35,000, 8,500, 12,500, 13,000 और 43,000, 5 है अपने पास। देखो सारे ये आ गए। सारे क्या निकल के आ गए मुझे, 35,000। अच्छा बस एक और चीज़ देख लेना, इसमें अपने को क्या देखना है कि भई कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिस पे अपने को हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है? तो अगर आप देखोगे कि ये 8 अक्टूबर को खरीदा है मैंने, ये भी 8 अक्टूबर को खरीदा है, तो 8 अक्टूबर से बेसिकली अगर आप चाहते हो कहाँ तक, बेसिकली अगर 31/3/24 तक जाते हो तो 180 दिन से कम मिलेगा। तो ये जो 8,500 है, 43,000 है, 8,500 है और 43,000 है, उससे बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एक तो ये रहा, एक तो 8,000 था, कहाँ गया 8,000, 8,500 था क्या वो? 8,500 था। 8,500 और 43,000, तो देखो ये रहा 8,500 पे 20%, 43,000 पे 20%, बाकी सारे एसेट्स पे क्या हो गया, 40% आपको डेप्रिसिएशन मिल गया। तो ये आपका जो है डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, ईज़ी। मुझे थोड़ा स्पीडली इसलिए कराना पड़ रहा है बिकॉज़ मैं आपको जो है बैठ के अगर एक-एक लाइन पढ़ाने बैठ जाऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। लेकिन अपना पर्पज़ पूरा सॉल्व हो रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज़ हो रहे हैं एंड अपना आंसर भी निकल रहा है। तो एक-एक लाइन आप पढ़ सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब क्या करते हैं अपन, कोई कंपनी अमलगमेंट होती है तो डेप्रिसिएशन अपोर्शन कर दिया जाता है। देखो शॉर्टकट में समझते रहना, क्या बोल रहा है, एक कंपनी है साइन लिमिटेड, वो अमलगमेंट किससे हो गई? शी डी लिमिटेड से अमलगमेंट हो गई, और कब हुई? 1/1/2024 को अमलगमेंट हुई, ठीक है। अच्छा इन लोगों ने बता रखा है कि भाई आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी दे रखी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 40 लाख की, साइन लिमिटेड के पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट कितने हैं, 40 लाख के हैं।
अच्छा, इसने एक और एसेट परचेज करा है, सेकंड हैंड परचेज करा है, तो क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड पे नहीं मिलता। और कब आपने सेकंड हैंड परचेज करा है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे, आपने जो है 1/11/2023 को 1/11/2023 को आपने जो है सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है और आगे मुझे बोला है कि डेप्रिसिएशन निकाल दो। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है, फिर उस डेप्रिसिएशन को अपन दोनों कंपनीज में बांट देंगे। तो मुझे बताओ, 40 लाख पे पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 40 लाख पे पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 40 लाख का मैंने करा 15%, 40 लाख का मैंने करा 15%, देखो कितना आ गया, ये 6 लाख का डेप्रिसिएशन ये हो गया। अच्छा, आपने कोई एसेट खरीदी है, कब खरीदी है? 14,40,000 की आपने एसेट खरीदी है और 1/11/2023 को खरीदी है। तो 1/11/2023 से 31/3/2024 देखोगे, तो 180 दिन से कम आएगा, तो अपन क्या करेंगे, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। तो देखो ये रहा, एक 14,40,000 का 7.5%, तो ये मेरे 2 डेप्रिसिएशन निकल के आ गए। अब इन 2 डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूँगा, साइन लिमिटेड और शेड्यूल लिमिटेड में बाँट दूँगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये 40 लाख के मेरे एसेट थे, पूरे साल क्या थे, एक्टिव थे, पूरे साल मैंने यूज़ करे हैं। तो देखो जो 6 लाख का डेप्रिसिएशन, 40 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना है, 6 लाख का, तो 6 लाख का किस-किस में बटेगा? एक तो बटेगा किसमें, साइन लिमिटेड में, और एक बटेगा शेड्यूल लिमिटेड में। तो साइन लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, तो एक इसके ये डेट कैसे निकल के आई, 1/4/2023 से लेके 1/4/2023 से लेके अपना अमलगमेशन कब हुआ है? अमलगमेशन देखोगे आप, हुआ है 1/1/2024 को। तो अपन क्या करेंगे, इसको 31/12/2023 कर देंगे। तो 31/12/2023, तो 1/1/2023 से लेके 31/12/2023 तक करोगे, तो निकल के डेट्स कितने आएंगे, 275 डेज निकल के आ जाएंगे। इजी है। अच्छा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/1/2024 से लेके 31/3/23, 31/3/24, राइट, 31/3/24 का 91 आएगा। तो 6 लाख के डेप्रिसिएशन को मैंने क्या करा, इन दोनों में बांट दिया। इजी है, अपन ने कुछ नहीं करा, बस जो डेप्रिसिएशन निकाला है उसको अपन अपोर्शन कर दिया इनटू द नंबर ऑफ डेज जिसमें इस एसेट को यूज करा है दोनों रिस्पेक्टिव कंपनीज ने। अब आगे बढ़ते हैं। जो अपना ये 1,08,000 का डेप्रिसिएशन था, मैंने एसेट कब खरीदी है? अगर आप देखोगे, मैंने इस एसेट को खरीदा है, कहाँ दे रखा है? एसेट को खरीदा है 1/11/2023 को, 1/11/2023 को मैंने जो है बेसिकली एसेट को खरीदा है। तो एक चीज बताओ, पूरे साल में इसको कितना यूज करा? तो अगर आप देखोगे 1/11/2023 से लेके 1/11/2023 से लेके 31/3/24 करोगे, तो कितने डेज निकल के आएंगे? 152 डेज निकल के आ जाएंगे। तो 1/11/2023 से लेके 1/11/2023 से लेके साइन लिमिटेड ने कितना यूज करा है, 31/12/23 तक। तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 61 डेज आ जाएगा, और बाकी बैलेंस कितना हो गया, 91 हो गया। इजी है, आपको कहानी समझ में आ गई। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि भाई डेप्रिसिएशन आपको नॉर्मली निकालना है, और उस नॉर्मल डेप्रिसिएशन को अपन क्या करेंगे, दोनों कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस डेप्रिसिएशन को अपन दोनों कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई थिंक मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो अपनी ये दूसरी एसेट खरीदी है ना, वो अपन ने कब खरीदी है, 1/11/2023 को खरीदी है, राइट। और पूरे साल में अपने इसको कितना यूज करा है, 1/11/2023 से लेके 31/3/2024, जो अपने टोटल 152 डेज आते हैं। अच्छा, इन 152 डेज में 61 डेज किसने यूज करा है, साइन लिमिटेड ने। कब से? स्टार्ट डेट ऑफ परचेस लेके 31/12/2023 तक, और उसके बाद से लेके किसने यूज कर लिया है इसको, शेड्यूल लिमिटेड ने कर लिया है। तो जो 1,08,000 मैंने न्यू एसेट पे डेप्रिसिएशन निकाला, जो 1,08,000 मैंने क्या करा, न्यू एसेट पे डेप्रिसिएशन निकाला, वो बेसिकली मैंने क्या करा, शेड्यूल लिमिटेड और साइन लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इजी है, आपको कहानी समझ आ गई। बेसिकली जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालोगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दो कंपनीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पावर जनरेशन की कंपनी है, मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन इसको बिल्कुल मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मुझे बता रखी है कितने की है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 7 लाख, सॉरी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है मेरे पास 5,78,000। अपन डब्ल्यूडीवी की बात करते हैं, इनकम टैक्स में परचेज वैल्यू या फिर डब्ल्यूडीवी फॉर द प्रीवियस ईयर लेस डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी लेस डेप्रिसिएशन अपन को यूज में लेना होता है। परचेज प्राइस अपने लिए क्या है, बेसिकली इरेलेवेंट है। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा, देखना, आपने सेकंड हैंड प्लांटर मशीनरी खरीदी है, सेकंड हैंड आपने क्या करा, प्लांटर मशीनरी खरीदी है, तो आपको जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पे नहीं मिलेगा। कब खरीदी है? 29/12/2023 को, मतलब हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी वाई की बात करूं, तो आपने कब इंस्टॉल करी है, 12/7/2023 को इंस्टॉल करी है, तो इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगा। फिर इसके बाद अपने एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्या करा है, इंस्टॉल करा है, तो इससे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और आपको ध्यान होगा तो इस पे अपना रेट रहता है 40%, टैक्स रेट क्या रहती है, डेप्रिसिएशन रेट 40% रहती है। फिर आपने एसी खरीद ली, एसी खरीद के कहाँ इंस्टॉल कर दी, ऑफिस में इंस्टॉल कर दी, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद न्यू प्लांट मशीन आपने खरीदी है अगेन, तो उसपे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन इस पे हाफ मिलेगा। तो मैंने इधर लिख दिया है कि भाई जो ये वाला एसेट है मेरे पास, ये मैंने कब खरीदा है, 29/12/2023 को, तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। इसी तरह से 23/11/2023 पे मुझे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। फिर देखो, बेसिकली क्या दे रखा है, मैंने कोई ओल्ड मशीनरी बेची, कितने में बेची, 3,10,000 रुपए बेची। जो भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इरेलेवेंट है कि भाई इसकी परचेज प्राइस क्या थी, देखो दे रखा है ना, परचेज वैल्यू इतनी है, डब्ल्यूडीवी इतनी है, वो सब इरेलेवेंट है। आपने जितने भी बेचा अपन क्या करते हैं, डब्ल्यूडीवी से लेस कर देते हैं। अब मुझे बोलेगा कि भाई आप क्या करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन, सॉरी, डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल दो। ईजी है। देखो, सबसे पहले अपन डब्ल्यूडी का चार्ट बनाते हैं। तो अपने पास क्या है, देखो, अपन ये करते हैं कि भाई ये 5,78,000 हो गया, तो मैंने 5,78,000 ओपनिंग में ऐड कर दिया। फिर अगर आप देखोगे, मैंने 2 लाख परचेज करा, 2 लाख इधर ऐड कर दिया। फिर देखोगे मैंने 8 लाख का परचेज करा है, 8 लाख मैंने क्या करा होगा, देखो ये 8 लाख ऐड कर दिया। फिर देखोगे आप 2.5 लाख मैंने क्या करा है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट परचेज करा है, तो ये 40% की रेट है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी एसेट
की रेट अलग होती है उसका अपन क्या करते हैं सेपरेट ब्लॉक बना देते हैं। तो इसका मैंने अलग से ब्लॉक बना दिया और मैंने क्या करा है 2.5 लाख का एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट परचेज कराया, तो ये हो गया 2.5 लाख इधर आ गया। इधर तक कहानी समझ आ गई, ये हो गया 2.5 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आपने जो है 3 लाख की और एसी खरीदी है, तो 3 लाख पे भी 15% डेप्रिसिएशन लगता है, तो 3 लाख मैंने इधर ऐड कर दिया, ये रहा 3 लाख का। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अपन ने 3,25,000 की एक और मशीन खरीदी है, तो मैंने इधर ऐड कर दिया, तो टोटल मेरा 16,25,000 की मैंने परचेज करी है और 3,10,000 की मैंने क्या करी बेच दी। तो मेरी डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ गई 18,93,000 की। तो 15% वाली रेट की 15% वाली ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई और एसी की रेट कितनी निकल के आ गई, एसी की डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई 2.5 लाख की। इतना कहानी समझ में आई। अपन ने कुछ नहीं करा, अपन ने बेसिकली ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल वैल्यू कर दिया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या कर दिया मैंने सेल वैल्यू कर दिया, तो मेरी डब्ल्यूडीवी निकल के आ गई। अब डेप्रिसिएशन निकालना है, इजी है ना। देखो सीधी सी बात ये है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इस 2.5 लाख पे तो 40% डेप्रिसिएशन रेट लग जाएगी, लेकिन अगर इसको अपन ने हाफ 180 डेज से कम यूज करा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली इस पे आधी रेट लगेगी। तो इसको अपन ने जो है बेसिकली 180 दिन से ज्यादा यूज करा है, तो क्या होगा, इस पे पूरी रेट लग जाएगी। तो अगर आप देखोगे 2.5 लाख का 40% हो गया 1 लाख। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा एक और चीज समझना, अब जो आपके पास ये डब्ल्यूडीवी बची हुई है, कौन सी डब्ल्यूडीवी, 18,93,000, इस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, राइट। इस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिसको आपने 180 दिन से कम यूज करा है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको पता है वो ये रही, एक तो ये 2 लाख के और एक कितने के हैं, ये 3,25,000। तो 2 लाख और 3,25,000 पे अपने को क्या लगाना है, 7.5% रेट लगानी है। तो देखो ये रहा, 2 लाख पे मैंने 7.5% रेट लगा दी और बाकी 3,25,000 पे 7.5% लगा दी, तो कितना रेट निकल गया क्या, इतना। और अच्छा 18,93,000 पे मुझे डेप्रिसिएशन लेना है, राइट। 18,93,000 पे मुझे डेप्रिसिएशन लेना है और 2 लाख और 3,25,000, इसमें से 2 लाख और 3,25,000 पे मैंने 7.5% ले लिया, तो 18,93,000 माइनस कर दो 2 लाख और 3,25,000, जो बैलेंस निकल के आता है उसमें मुझे क्या करना है, 15% डेप्रिसिएशन रेट लेनी है, तो 2,05,200 हो गई। अच्छा लॉजिकली हो ये रहा है कि जो अपन ये 3,10,000 बेची है ना, ये अपन अज्यूम करते हैं फीफो बेसिस पे बेची, और फीफो का मतलब क्या है कि ओपनिंग में से मैंने क्या करी होगी, इसको बेची होगी। आपको कहानी समझ में आ रही है। दो तरीके होते हैं निकालने के, दोनों तरीके से आप कर सकते हो कि भाई जो मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आई उसको आप क्या करो, उसको बाइफरकेट कर लो कि भाई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में से आपने जो है हाफ रेट वाले एसेट कौन से हैं, अच्छा जो बैलेंस बच गए उसको आपको फुल डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, उससे आपको फुल डेप्रिसिएशन लेना रहेगा। अच्छा ये जो 3,10,000 मैंने बेचा, ये किधर से अज्यूम करा है, ये कहां से बेचा है मैंने, ये अगर आप देखोगे मैंने बेचा है ओपनिंग में से। अपन को अज्यूम करना है कि मैं फीफो बेसिस पे बेच रहा हूं, अनलेस कि मुझे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि मैंने इसी प्लांट मशीनरी को बेचा है, राइट। तो अच्छा मैं लॉजिकली आपको समझाऊं कि हुआ क्या है, वापस एक बार देख लेते हैं अपन। 5,78,000 और 2 लाख है, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे 5,78,000, ठीक है, 2 लाख आपने परचेज करा और 8 लाख आपने परचेज करा, 3 लाख आपने परचेज करा, 3,25,000 परचेज करा, ठीक है। इन सबका अगर टोटल करोगे तो कितना निकल के आ रहा है, 16,25,000 निकल के आ रहा है। और 3,10,000 आपने क्या करा, सेल कर दिया, तो आपका टोटल कितना हो गया, 18,93,000 हो गया। अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो मैं अज्यूम करूंगा कि भाई जो मैं अज्यूम करूंगा बेसिकली कि जो मैंने ये 3,10,000 बेचा है, किसमें से बेचा है, तो 5,78,000 में से, 5,78,000 में से मैंने 3 लाख बेचा है, तो कोई वैल्यू निकल के आएगी, ये इस वैल्यू को पकड़ लेना, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अच्छा इसमें से इसके अलावा अगर आप देखोगे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस किस पे लग रहा है, 2 लाख और 3,25,000 पे, तो इस पे और इस पे लग रहा है 2 लाख और 3,25,000, ठीक है। 2 लाख और 3,25,000 पे क्या लग रहा है, 7.5% डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। अच्छा बैलेंस कौन सा बच गया, बैलेंस अगर आप देखोगे एक तो बच गया ये वाला और ये वाला तो मैंने ले लिया, बैलेंस बच गया 8 लाख और ये 3 लाख, 11 लाख। तो अगर आप करोगे 11 लाख प्लस 5,78,000 माइनस 3,10,000, तो आपको वैल्यू निकल आएगी 13,68,000, और उस पर अपने को क्या लेना, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेनी है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, मेरा काम है आपको लॉजिकली चीजों को समझाना। अच्छा आगे देखते हैं एडिशन डेप्रिसिएशन किस में मिलेगा, तो सीधी सी बात है, आपको देखो एडिशन डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस 8 लाख पे, एडिशनल डेप्रिसिएशन बेसिकली मिल जाएगा इस 8 लाख पे, और किसमें मिलेगा, ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे। तो देखो 8 लाख का मुझे 20% मिल गया, देखो ये रहा 8 लाख का 20% मिल गया एडिशनल डेप्रिसिएशन, और 2 लाख का 20% मिल गया 50,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। और 20% क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मैंने पूरे साल इसको यूज करा है। फिर अगर आप देखोगे ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, ये बचा, ये मैंने कब कर दिया, इसमें मुझे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि मैंने इसको 180 दिन से कम यूज करा है। तो 3,25,000 का आप 10% कर लो, कितना आ रहा है, देखो ये 3,25,000 का 10% हो गया। तो डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चन कराना आपको जरूरी था। अच्छा सेक्शन 35, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सेक्शन 35 वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, देखना। तो सेक्शन 35 में मैंने आपको बताया जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो, जो भी आप क्या करते हो कंट्रीब्यूशन करते हो, उसका क्या होगा, बेसिकली आपको डायरेक्शन मिल जाएगा 100%। तो ये बोल रहा है कि भाई डायरेक्शन निकालो, तो आंख बंद करके क्या कर दो, 100% आपको डायरेक्शन मिल गया। तो जो भी आपने पेमेंट करा है उसका 100% आपको डायरेक्शन मिल गया, तो अमाउंट ऑफ डायरेक्शन निकल के आ गए, इजी है। अच्छा टेलीकॉम स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 ए बी, 35 ए बी एंड ए बी में आपको समझाया था, ए बी ए और ए बी बी स्पेक्ट्रम और लाइसेंस का था, उसका क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखो एक कंपनी है, कंपनी ने क्या करा है, एक लाइसेंस खरीदा है 50 लाख का, 50 लाख मैंने लाइसेंस खरीदा, और कब खरीदा था, 1/4/2021 को खरीदा है। फिर आगे आप देखोगे इसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की है। अच्छा आगे अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम लाइसेंस को आपने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया कब, 23/24 को। तो मतलब आपने यूज कब करा, आपने इसको यूज कब कब करा है, एक तो 31/3/21 को यूज करा है, सॉरी 31/3/22 तक यूज करा है, 1/4/21 से लेके 31/3/22, और
1/4/22 से लेके 31/3/23, फिर उसके बाद आपने 23/24 में इसको बेच दिया। इतनी कहानी समझाई, 2 साल आपने इसका बेच दिया। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 कर दोगे, 10 साल की लाइफ है, 50 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 5 रुपए का क्या आएगा? डिडक्शन आएगा। तो आपने डिडक्शन ले लिया 5 का, फिर 5 का तो आपकी एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड कितना निकल के आया? 40 का आ गया। कहानी समझ में आ गई? आगे देखना, ये बोल रहा है आपने पूरा का पूरा लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया 32 लाख में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बहुत लॉजिकली समझाया था, 40 रुपए की चीज मैंने 32 में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ? 8 का हुआ। तो 8 का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ईजी है। फिर अगर आप देखोगे मैंने क्या करा, 40 की चीज को 43 लाख पे बेच दिया, 40 की चीज को 43 लाख पे बेच दिया, तो आपको फायदा कितना हुआ? 3 लाख का फायदा हुआ। ठीक है, फायदा कितना हुआ? 3 लाख का फायदा हुआ। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप क्या अगर क्या होता है आपकी सेल वैल्यू एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड से ज्यादा है, तो अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई मेरा फायदा कितना हुआ और सरकार से मैंने डिडक्शन कितना लिया था। 3 लाख का फायदा हुआ और मेरा डिडक्शन कितना ले लिया मैंने अब तक? 10 का। तो विचएवर इज लोअर, क्या हो जाएगा? मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना अमाउंट आ गया मेरा? 3 लाख का टैक्सेबल अमाउंट आ गया। देखो ये रहा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपने मेरे रिवीजन वीडियोस नहीं देख रखे। आप फटाफट पहले रिवीजन वीडियोस देख के आना, उसके बाद आपको ये चुटकियों में समझते समझते चलेंगे, जैसे मेरे को फटाफट होते जा रहे हैं आंसर्स। अच्छा, ये इसका लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया, तो उसी उधर भी इसका लॉजिक मैंने पूरा समझा दिया था कि भाई अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे फायदा कितना हो रहा है, मैंने रिडक्शन कितना लिया था, विचएवर इज लोअर। विचएवर इज लोअर का क्या मिल जाएगा मुझे? बेसिकली डिडक्शन दे दिया जाएगा। सॉरी, विचएवर इज लोअर का बेसिकली अमाउंट मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है मैंने, 52 लाख में ट्रांसफर कर दिया, 52 लाख में ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे बताओ डिडक्शन कितना मिला था? डिडक्शन मिला था आपको 10 लाख का। फायदा कितना हुआ? बेसिकली 40 की चीज को मैंने 52 में बेच दिया, तो फायदा हुआ मुझे 12 लाख का। तो टैक्सेबल कितना अमाउंट हो जाएगा? 10 का टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, विच इज लोअर, 10 का टैक्सेबल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? आपका कैपिटल गेन होता है। तो बेसिकली जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 50 का। 50 की चीज को मैंने 52 पे बेच दिया, 50 की चीज को मैंने 52 पे बेच दिया, तो मुझे 2 लाख का फायदा हुआ ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरा? तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया? 2 लाख का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, लॉजिकली मैंने आपको पूरा समझाया था कि भाई अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सरकार कहती है जितना आपने डिडक्शन ले लिया, जितना आपने डिडक्शन ले लिया, जितना आपने अभी तक डिडक्शन ले लिया था, वो क्या करो? वापस रिवर्स करो। आपने 10 लाख का टैक्स नहीं पे करा था, ठीक है, 10 लाख का डिडक्शन लेके टैक्स नहीं पे करा था, अब आपको जो है फायदा हुआ है, 10 लाख पे आप टैक्स पे करो। अच्छा, एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? मेरा कैपिटल गेन होता है, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 2 लाख का। इजी है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म क्यों है? ये अपन कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना सा समझ लो कि भाई एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? आपका कैपिटल गेन हो जाता है। फिर देखो मैंने क्या करा, पार्ट ऑफ लाइसेंस मैंने ट्रांसफर करा है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइसेंस ट्रांसफर करा है एनी अमाउंट पे। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब आप क्या करते हो, पार्ट ऑफ लाइसेंस को ट्रांसफर करते हो, तो एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड में से उस अमाउंट को लेस कर देना सेल वैल्यू को, और डिवाइड बाय कर देना रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, लाइसेंस 10 साल का था, आपने 2 साल का डिडक्शन ले लिया था, रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स कितने बच रहे हैं आपके पास? रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास बच रहे हैं 8 साल। ठीक है, तो मैंने कितने में ट्रांसफर करा है? 32 में, 43 में, 52 में। तो लॉजिकली देखो 40 का एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अलाउड है, तो क्या हो जाएगा? 32 में ट्रांसफर कर दिया, तो 40 माइनस 32 डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं? 8 कर दूंगा। कितना निकल के आ गया? 1 रुपए का मेरा क्या निकल के आ गया? डिडक्शन निकल के आ गया। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, फिर देखना, आपने क्या करा, 40 की चीज को 43 में बेच दिया। अच्छा, एक और चीज समझना कि जब भी पार्ट या फुल लाइसेंस को आप ट्रांसफर करते हो, और अगर अमाउंट जो सेल वैल्यू है वो अगर किससे ज्यादा है, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड से ज्यादा है, तो फिर अपन क्या करेंगे? गेन या लॉस से निकालेंगे। इस केस में क्या हो रहा था कि भाई जो अपना सेल वैल्यू है वो एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड से कम था, इसलिए मैंने क्या करा, 40 माइनस 32 करके डिवाइड बाय कर दिया रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन इस केस में देखोगे तो 43 है, तो सीधी सी बात है ना, 40 की चीज को आपने 43 में बेच दिया। ऑल्दो क्या करा आपने? पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर करा है, लेकिन हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये देखते हैं कि 40 की चीज को आपने 43 में बेच दिया, तो अगेन वही करेंगे अपन। 3 लाख का आपने डिडक्शन ले लिया था, सॉरी 3 लाख का आपको फायदा हुआ, 40 की चीज को 43 में भेजा, और डिडक्शन कितना ले लिया था आपने? 10 का। तो विचएवर इज लो मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। फिर अगेन वही मैंने क्या करा, 52 में बेच दिया, तो वही चीज करनी है अपने को। डिडक्शन कितना ले लिया था अपन ने? 10 का। फायदा कितना हुआ? 12 का। तो विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर क्या हो गया मेरा? टैक्सेबल हो गया अंडर पीजीईपी। और बाकी एक्सेस, एक्सेस क्या हो गया मेरा? एक्सेस ओवर एक्चुअल कॉस्ट हो गया मेरा कैपिटल गेन। आपको कहानी समझ में आ गई? तो अपने को बस इतना ध्यान रखना है, इस वाले केस को आप ध्यान रखना। ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा अलग केस है, ये अपने एमसीक्यू में बिल्कुल टेस्ट कर सकता है, बहुत आसान है। आपको बस लॉजिकली अपने दिमाग को खोल के चलाना है कि भाई अगर मैं बेचता हूं तो वो अमाउंट मेरा एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अलाउड से ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 35AD के क्वेश्चन में। 35AD में आपको समझाता है जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो आपको 100% रिडक्शन मिल जाता है, एक्सेप्ट लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आपको नहीं मिलता। ठीक है, देखो मैं 3 तरह के बिजनेस कर रहा हूँ, कौन कौन से? एक तो है फूड ग्रेन, एक शुगर, एक एडिबल है। तो ये मेरा क्या है? 35AD का बिजनेस है, ये है और ये नहीं है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई? तो ये तो मेरे कैपिटल, ये तो मेरे क्या है 35AD के बिजनेस के लिए एलिजिबल है, ये नहीं है। अच्छा, आगे देखोगे तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है कितने का? 80 का, 60 का, 50 का। उसमें से आगे ये बोल रहा है कि भाई 50, 40 और 30 क्या है? लैंड का है, तो लैंड का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। फिर इसने आगे बोला कि भाई आपने जो है फर्दर क्या करा, फर्दर आपने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करा
फर्दर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा 20 का, 15 का, 10 का, ठीक है। तो आपने 2 बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कब करा? बिजनेस को चालू करने से पहले। तो ये वाला जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कब करा है आपने? देखो जनवरी 23 से लेके मार्च 23 तक, और आपने बिजनेस कब चालू करा है? 1/4/2023 को। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था बिजनेस को चालू करने से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो बिजनेस जिस दिन चालू करोगे उस साल आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। और ये 20, 15 और 10 का मैंने कब करा है? बेसिकली बिजनेस को चालू करने के बाद। और मुझे बता रखा है तीनों तीनों बिजनेस का प्रॉफिट दे रखा है 16, 14 और 31। अभी बोला डिडक्शन निकाल दो, इजी है। देखो अपन क्या करेंगे, ये हमने स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से फूड ग्रेन और शुगर के, ठीक है। मैंने क्या करा 18 और 14 ले लिया। ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है ना। देखो ये 18 और 14, ये इसको इसको 18 कर देना, ये 18 है। 18 और 14 कितना हो जाएगा बेसिकली मेरा? वेट सॉरी, ये 16 ही है, ये 16 ही है। इसको ये 16 ही है, इसको इसको चेक इसको करेक्ट कर लेना। ये 16 है, 16 + 14 30 होता है। तो बेसिकली क्या हो गया मेरा? ये तो मेरा हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा डिडक्शन की बात करते हैं। देखो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है? ये रहा देखो 80 लाख, 80 में से लेकिन मैं क्या करूंगा बेसिकली लैंड को हटा दूंगा। तो 80 - 50 कितना होता है? बेसिकली 30 होता है, राइट। 80 - 50 30 होता है। तो देखो ये रहा 80 - 50 का मैंने 30 आ गया। अच्छा फिर मैंने 20 का एडिशनल 20 का और 20 का और कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, ये रहा 20 का। तो मेरा कितना निकल के आ गया? 18। तो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। और मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो गया? 30 + 20 50 हो गया। तो 18 - 50 करता हूं मैं, तो मेरा क्या निकल के आएगा? 34 का लॉस निकल के आएगा। इसी तरह से मैंने क्या करा? इसी तरह से मैंने शुगर का निकाला, और शुगर का आप देखोगे वो निकल गया 21। तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 55 का हो गया। अच्छा स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है 35 एडी में, जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है उसको अपन क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। एम आई राइट? यस। तो ये तो हो गया मेरा फूड ग्रेन और शुगर का। अब बात करते हैं अपन किसकी? अगर आप देखोगे अपन बात करेंगे एडिबल ऑयल की, तो ये मेरा स्पेशल बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो उसका अपन क्या करेंगे? उसका नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। तो मेरा 31 का क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है उसका आपको 100% रिडक्शन नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो एडिबल ऑयल में देखो कितना है? ये रहा 50। 50 में से लैंड को हटा दूंगा मैं, कितना बचेगा? 20। तो 50 - 30 करा तो 20 बचा। 20 + 10 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 आपका क्या हो गया बेसिकली? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और आपने बिल्डिंग बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग पे 10% लगता है। तो 30 का 10% कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आया? 28 लाख का। तो अगर आप देखोगे आपका प्रॉफिट आया कितने का? 28 लाख का प्रॉफिट आया, ठीक है। और इधर लॉस कितना आ रहा है आपका? 34 और 21। लेकिन इस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस आप सेट ऑफ कर सकते हो ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 28 लाख पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और बाकी जो मेरा लॉस है इसको मैं क्या कर दूंगा? कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। इजी है। ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है वही प्रॉफिट दे रखा है मुझे, प्रॉफिट बता रखा है। फिर देखना कैपिटल एक्सपेंडिचर में से मैंने लैंड हटा दिया तो 50 लाख पे डिडक्शन मिल जाएगा। और बाकी जो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है मैंने बेसिकली बिजनेस को चालू करने से पहले करा है, और ये बिजनेस को चालू करने के बाद करा है। तो दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा कितना है? 100। तो 25 माइनस मैंने 100 करा तो कितना निकल के आ गया? 75 निकल के आ गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो 75 है मेरा क्या है? लॉस है फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है। अच्छा इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो अगर आप देखोगे एसएससी जो है, एक तो होटल चला रहा है, एक होटल चला रहा है कहाँ पे? मदुराई में। और एक होटल चला रहा है वो कोयम्बटूर में। मतलब 2 होटल हो गए, दोनों क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस है। तो आप क्या कर सकते हो? वो दूसरे होटल से आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 120 का। तो 75 - 120 करोगे तो आपको जो है 45 लाख निकल के आएगा। तो करंट में आपको जो है 45 लाख पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। आसानी से समझ में आ रही है चीजें? हम्म। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 35 एडी के बिजनेस एसेट को अगर आप क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। 35 एडी के बिजनेस एसेट को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, और क्या ट्रांसफर करते हो कि जो भी पैसा मिलता है वो क्या हो जाता है? पीजीपी हो जाता है। लेकिन एक और चीज आपको बताई थी कि भाई 35 एडी के बिजनेस एसेट को अगर आप क्या करते हो? अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करते हो, अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन जो अमाउंट निकल के आता है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। देखना एक कंपनी है, उसके 2 यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी। यूनिट ए क्या करती है? शुगर का काम करती है, मतलब 35 एडी का बिजनेस। यूनिट बी एडिबल ऑयल, नो 35 एडी। आगे देखोगे अपन ने बिजनेस चालू करा 1/4/2022 को, डायरेक्शन ले लिया 100 लाख का। अच्छा मैंने क्या करा? यूनिट एक कमेंस करी, बोले तो 35 एडी का स्पेसिफाइड बिजनेस मैंने चालू करा। 100 लाख का मैंने क्या कर लिया? डिडक्शन ले लिया। 100 लाख का डिडक्शन ले लिया। और 100 लाख किस क्या खरीदा मैंने? 2 बिल्डिंग खरीदी है 50-50 लैक्स की, ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर अंडर 35 एडी। अच्छा फरवरी 2024 में, तो मैंने 1/4/2024 से लेके 31/3/2023 तक यूज करा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में, मतलब बेसिकली 23-24 में, 23-24 में यूनिट ने क्या करा? एक बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी यूनिट बी को, ठीक है। और यूनिट बी क्या है मेरा? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है। अभी बोला टैक्स इंप्लीकेशन निकालो। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपने डिडक्शन कितना ले लिया था? तो अगर आप देखोगे आपने डिडक्शन, ये जो बिल्डिंग है 50 लाख की आपने खरीदी थी, ये बिल्डिंग 50 लाख की खरीदी थी, 50 लाख का आपने डिडक्शन पूरा ले लिया था पिछले साल में। अगले साल में आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा सरकार बोलेगी कि देखो पिछले साल आपने डिडक्शन ले लिया था, इस साल आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, तो हम अमाउंट टैक्सेबल करेंगे। कितना अमाउंट टैक्सेबल करेंगे? जितना आपने डिडक्शन लिया था माइनस माइनस क्या करेंगे अपन? फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। आपका पिछले साल डेप्रिसिएशन कितना बनना चाहिए था? पिछले साल आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन बनता कितना? 50 लाख का 10% बिल्डिंग है क्योंकि, तो 5 लाख बनता तो 45 लाख मेरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो लॉजिकली अगर आप देखोगे
अगर आप एक नॉर्मल बिल्डिंग खरीद के लेके आते, नॉर्मल बोले तो अगर आप इसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करते, तो पहले साल आपको डिडक्शन मिलता 5 लाख का और दूसरे साल आपको 45 लाख का जो है डेप्रिसिएशन मिल जाता। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करा, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए इसको यूज करा था। इसका मतलब क्या है कि भाई पहले साल आपने 50 लाख का पूरा डिडक्शन ले लिया, ठीक है। करंट ईयर में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो सरकार कहती है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हम आपकी पोजीशन इक्विवेलेंट कर देंगे, दिस आपकी पोजीशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए इधर। आपने जब 50 लाख का पूरा डिडक्शन ले लिया था, लेकिन आपको मिलना कितना चाहिए था, सरकार बोलती है डिडक्शन 5 लाख का। सरकार कहती है कि भाई आपको डिडक्शन कितना मिलना चाहिए था, 5 लाख का पिछले साल, आपने पिछले साल ले लिया था 45 लाख का, तो 45 लाख आप क्या करो, रिवर्स कर दो। तब हम क्या करेंगे, करंट ईयर में 45 लाख पे टैक्स पे करेंगे, 45 लाख मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो 45 लाख में क्या बना रहा हूँ, इनकम बना रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक्चुअल कॉस्ट के केस में ये 45 लाख मेरी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, और करंट में मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा 45 लाख का 45 लाख का 10%। तो करंट में 45 लाख का क्या हो जाएगा, मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो सरकार बेसिकली बस इतना सा कहती है कि जब आप क्या करते हो, स्पेशल बिजनेस के एसेट को नॉन स्पेशल बिजनेस में ट्रांसफर करते हो, तो जो पोजीशन आपकी होनी चाहिए थी, अगर आप उस एसेट को आप नॉन स्पेशल बिजनेस में यूज करते, वही पोजीशन आपकी हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है। तो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया, नहीं समझ में आया तो इसको वापस थोड़ा दिमाग लगा के रिवाइंड करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना। मैंने आपको बताया था पेंशन स्कीम जो होती है उसमें डिडक्शन कितना मिलता है, बेसिकली 10% ऑफ सैलरी का मिलता है और 10% ऑफ सैलरी का मिलता है, ठीक है। ये देखो, ये रहा 10% ऑफ बेसिक सैलरी का मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी का मिलेगा, और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो उसके बेसिस पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, कर लेना इसको। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऑलराइट, तो देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मतलब बेसिकली इलस्ट्रेशन 11 है। आपको बता रखा है एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट कितना दे रखा है 3525980, बता रखा है आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब इस प्रॉफिट को निकालते समय अपन ने जो नीचे सारे एक्सपेंस है ना, उसको सारा लेस कर रखा है। मुझे इन लोगों ने बता दिया कि भाई आप जो है इनकम टैक्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकाल के दो। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप नेट प्रॉफिट को पकड़ो। नेट प्रॉफिट मैंने उठाया, देखो ये रहा नेट प्रॉफिट। अच्छा, बेसिकली इन कंपनी ने क्या कर रखा है, ये सारे खर्चे लेस कर रखे हैं। अपन ये देखेंगे कि भाई कंपनी को जो लेस नहीं करने थे उसको अपन क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। आपने रॉ मटेरियल खरीदा फॉर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 35 में अलाउड है, रॉ मटेरियल का खर्चा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर अगर आप देखोगे इन हाउस रिसर्च के लिए आपने क्या कर रहा है, लैंड और बिल्डिंग खरीदी है, तो सेक्शन 35 में मैंने आपको बताया था कि भाई सेक्शन 35 में लैंड का खर्चा आपको नहीं मिलता, तो 5 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। देखो मैंने 5 लाख क्या कर दिया, एड बैक कर दिया नेट प्रॉफिट में। फिर अगर आप देखोगे आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करा है कितने का, 25 लाख 50 लाख का, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। फिर आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करा है, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग का आपको खर्चा नहीं मिलता, तो 40 लाख का आपको जो है खर्चा नहीं मिलेगा। 40 लाख का मैंने कोई लैंड खरीदा है, 40 लाख का बेसिकली मुझे खर्चा नहीं मिलेगा, मैंने क्या करा, एडबैक कर दिया। फिर अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट आपने दिया है किसमें, पॉलिटिकल पार्टी में, तो 75,000 क्या हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा, मैंने आपको बताया था डिसअलाउड होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अगर आप देखोगे आपने जो है एक्सपेंडिचर इश्यू करा, एक्सपेंडिचर ऑन द इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी इशू इशू शेयर्स को इशू करने के खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअलाउड होते हैं। तो मतलब ये जो आपने 80,000 का खर्चा करा है, क्या करूंगा मैं, एडबैक कर दूंगा। फिर अगर आप देखोगे मैंने जो है एक्सपेंडिचर ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करा है 50,000 का, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड होता है। पेनल्टी पे करिए कितने की, पेनल्टी पे करिए मैंने 35,000 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको एडबैक करना पड़ेगा। पेनल्टी मैंने आपको बताई थी, पेनल्टी किसी भी लॉ के अंदर हो एडबैक होती है। इनकम टैक्स आपने पे करा है, सॉरी आपने इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स क्या होता है, आपका डिसअलाउड होता है। और अगर आपने कोई लोन लेके इनकम टैक्स पे करा है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसको भी हम इनकम टैक्स ही मानते हैं, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एडबैक करना पड़ेगा, वो भी अलाउड नहीं है। फिर अगर आप देखोगे प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, मैंने आपको बताया था खर्चा अलाउड नहीं होता है, इसको एडबैक करना पड़ेगा। तो 35 60 और 85 मुझे एडबैक करना पड़ेगा। देखो ये रहा 35 60 और 85, तो जो भी मेरा क्या रहा था, नेट प्रॉफिट आ रहा था ऐसे बुक्स अकाउंट से, मैंने ये सारे खर्चे ऐड कर दिए, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 83 60 890। तो सरकार को बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट इस पे टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को बेसिकली मुझे इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी था। तो पीजीबी में क्वेश्चन का सॉल्व करने का पैटर्न यही है कि जो भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है उसको पकड़ो, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स कर दो, सारे एडजस्टमेंट्स कर दो आप, और फिर आप क्या करो, रिवाइज नेट प्रॉफिट निकाल दो, रिवाइज नेट प्रॉफिट निकाल दो, और इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी है। अच्छा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेक्शन 40A ने बताया था कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी पेमेंट कर देते हो विदाउट द डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो 30% खर्चा क्या हो जाता है, डिसअलाउड हो जाता है। तो करंट ईयर में आपने जो है 12 लाख की सैलरी पे करी, आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने जो है डायरेक्टर का रेम्युनरेशन पे करा, टीडीएस नहीं काटा, तो क्या होगा, 12 लाख और 28,000, 12 लाख और 28,000 का खर्चा जो है 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो करंट ईयर में आपने जो अपने पीएल में क्या कर रखा होगा, पूरे को बुक कर रखा होगा, मतलब पूरा खर्चा क्लेम कर रखा होगा। सरकार कहती है कि इतना खर्चा आप क्या करो, एडबैक कर दो। तो 368,400 अपन क्या करेंगे, बेसिकली एडबैक कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर वो क्या देखा है, वुड योर आंसर चेंज अगर डेल्टा लिमिटेड हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन डायरेक्टर का रेम्युनरेशन इन अप्रैल 2024 एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड एमिटेड द सेम इन जुलाई 2024। तो बेसिकली वही है, खर्चा तो डिसअलाउड ही होगा। देखो ये रखा, आपने क्या करा है, टीडीएस पहले केस में तो क्या कर रखा है आपने, टीडीएस काटा ही नहीं, और दूसरे केस में सरकार ये कह रहा है कि अगले साल आपने टीडीएस काट दिया।
तो सिंपल सी बात है कि अगले साल अगर आप टीडीएस काट के जमा करा देते हो तो जो आपने खर्चा डिसअलाउ करा था वो क्या हो जाएगा, खर्चा वापस अलाउ कर दिया जाएगा। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब अपन क्या करेंगे, टीडीएस जब आप बेसिकली टीडीएस अच्छे से कर जाओगे, टीडीएस का रिवीजन अपन कर लेंगे, जब आपको जो ये समझ में आएगा तो इसको आप जो टीडीएस के साथ करना, अभी इसको छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 जो है टैक्सेशन ऑफ फर्म। अपन जब फर्म का टैक्सेशन करेंगे, जब अपन को समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसको अभी आप स्किप कर सकते हो। इसका मैंने अलग से एक टॉपिक बना रखा है जिसमें अपन समझेंगे कि भाई किस तरह से अपन फर्म का टैक्सेशन देखते हैं और पार्टनर की इनकम किस तरह से टैक्सेबल होती है। अच्छा, आपने जो है कोई बैंक से लोन ले रखा था, आपने बैंक से लोन ले रखा था और बैंक को आपने इतना 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 इंटरेस्ट पे नहीं करा, ठीक है। अच्छा, करंट ईयर में क्या हुआ, इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया। तो सीधी सी बात है कि जब आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा हुआ तो क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट डिसअलाउ कर दिया गया 43B में, राइट। अच्छा, बैंक ने क्या करा, इस इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया लोन में। तो जब भी आप लोन की इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो आपको जो है करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में कह रखा है कि भाई कहां गया, 15 लाख और 30 हजार क्या है आपका ब्याज है, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, लोन में कन्वर्ट कर दिया। और आपको कितने कितने में पे करना है, तो जो पहला था उसको आपको 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है और जो दूसरा था उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है, राइट। सॉरी, इसमें रखा है कि कन्वर्टेड द लोन बाय टू देम, मतलब बेसिकली दोनों लोन को अपन को, दोनों इंटरेस्ट को अपने लोन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये जो लोन है ये अपन क्या करेंगे, 60 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, 60 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो देखो 15 लाख और 30 लाख डिवाइड बाय 60 कर दिया तो हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 25 साल 50 साल। फिर इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई कंपनी ने क्या करा है, करंट ईयर में 5 इंस्टॉलमेंट पे करिए एपीएसएफसी की और 3 इंस्टॉलमेंट पे करिए इंडियन बैंक को। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 35 साल इंटू 5, सॉरी 25 साल इंटू 5 और 50 साल इंटू 3, इतना जो है इंटरेस्ट मुझे करंट ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा। इजी है। तो 43 वाला सेक्शन था, आप पढ़ सकते हो। अच्छा देखो, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक फिल्म आर्टिस्ट हूँ, मेरा टर्नओवर कितना है, 1,15,000, 1,80,000 और 2,10,000। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई 44 में बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करनी है, जब आपका टर्नओवर पिछले तीनों साल में 1.5 लाख से ज्यादा है। तो करंट में क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देखो हैव नॉट एग्जिट दिस, तो मुझे कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, 44AD का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 44AD का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 44AD तो 44AD में मैंने बताया था अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ तक है तो आप क्या कर सकते हो, 8% और 6% अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो, इस पे आपको टैक्स पे करना रहेगा। तो करंट में मुझे बता रखा है कि भाई अपना क्या है, अपना जो टर्नओवर है वो है 2 करोड़ 98 लाख 50,000। मेरी कैश में रिसीट है 14 लाख की। अच्छा, मुझे आगे बता रखा है कि जो बैलेंस पैसा है, जो बैलेंस पैसा है वो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली मोड से मिल चुका है। अगर आप देखोगे ये तो है मेरा टर्नओवर। अच्छा, मैं नॉर्मल तरीके से अगर अपनी इनकम निकालता हूं तो पीजीबी मेरा कितना है, 15 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 44AD नहीं लेता हूं तो मेरा जो है मुझे 15 लाख पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे इन लोगों ने मुझे बस यही बकवास कर रखी है कि भाई आप मुझे बता दो कि भाई 44AD के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, अपन करते जाते हैं। अच्छा, अपना ईयर क्या चल रहा है, तो अगर आप ईयर देखोगे तो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24। और देखो इसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई, क्वेश्चन में बता रखा है कि जो प्रवीण है उसने प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या कर रहा था, 22-23 में 44AD ले लिया था। तो अगर अपन 44AD एक साल में ले लेते हैं तो अगले 5 साल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 44AD में कंपलसरी अपनी इनकम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पिछले साल मैंने 44AD ले लिया था तो करंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली करंट ईयर में अपनी इनकम जो है कहां गया, करंट ईयर में अपनी इनकम 44AD से दिखानी पड़ेगी। अगर करंट ईयर में 44AD से नहीं दिखाता हूं तो अगले 5 साल के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, इनएलिजिबल हो जाऊंगा। तो देखो सबसे पहले पूछा है कि क्या मैं 44AD के लिए एलिजिबल हूं, तो देखो मैंने कहा कि 2 करोड़ से आपकी टर्नओवर ज्यादा है तो एलिजिबल नहीं हूं। लेकिन अगर अपन एक कंडीशन पड़ी थी कि अगर आपकी कैश रिसिट क्या है अप टू 5% है आपके टोटल टर्नओवर तक, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी लिमिट जो है 3 करोड़ हो जाएगी। तो क्योंकि करंट केस में मेरी जो कैश रिसिट है वो अप टू 5% तक है तो मेरी लिमिट क्या हो गई, 3 करोड़ हो गई। और क्योंकि मेरा टर्नओवर कितना है, 3 करोड़ से कम है, तो मैं क्या करूंगा, 44AD करंट ईयर में ले सकता हूँ। ठीक है, इधर तक कहानी समझ में आ गई। दूसरा देखो, अगर मैं 44AD ले लेता हूं तो मेरी इनकम क्या होगी, तो सीधी सी बात है 8% उसका जो मैंने कैश में रिसीव करा है और बाकी जो मैंने इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव कर लिया वो क्या हो जाएगा मेरा, वो बेसिकली मेरा उसका 6% हो जाएगा। तो देखो मैंने कैश में कितना रिसीव करा है, 14 लाख मैंने कैश में रिसीव करा है। तो 14 लाख का क्या हो जाएगा, 14 लाख का मैंने करा 8%, 1,12,000। और बाकी जो भी मेरा था कितना, अगर आप बाकी देखोगे 2 करोड़ 98 लाख 50 हजार, मतलब टू करोड़ 98 लाख 50,000 माइनस 14 लाख। ठीक है, तो 2 करोड़ 98 लाख 50,000 माइनस 14 लाख करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका मैंने 6% कर दिया तो मेरी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 18,19,000। इजी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अगर करंट में 44AD नहीं लेते तो क्या होगा, अगले 5 सालों के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे और आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके ऑडिट करानी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अच्छा, ड्यू डेट क्या होगी, तो सीधी सी बात है ड्यू डेट ये अपन पढ़ेंगे आगे जाके, इसको आप भूल सकते हो लेकिन अगर आपको समझना है तो, अगर आप ऑडिट नहीं कराते हो तो आपकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, इंडिविजुअल की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है।
और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ती है तो आपकी जो है ड्यू डेट क्या हो जाती है 31 अगस्त। अपन आगे वाले चैप्टर्स में जाके समझ लेंगे। 44 ए का क्वेश्चन है, 44 ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो वेरी इजी, मुझे बता रखा है कि भाई मैं एक मिस्टर एक्स हूँ, मैंने अपना बिजनेस कब चालू करा, 1/4/2023 को चालू करा। अच्छा मेरे पास ये सारे व्हीकल्स हैं, मैंने आपको बताया था 44 ए के अंदर दो तरह के व्हीकल्स होते हैं, हैवी गुड्स व्हीकल और एक नॉर्मल व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल कौन से, जिनका टन ग्रॉस व्हीकल टन क्या है 12,000 किलो से ज्यादा है, तो कौन कौन से हो गए हैवी गुड्स व्हीकल, दिस एंड दिस। कहानी समझ में आ गई। अच्छा मेरे पास अलग अलग तरीके के व्हीकल्स हैं, 6 तरीके के व्हीकल्स हैं, ठीक है। अच्छा उसका मुझे क्या बता रखा है, वेट बता रखा है, ये मेरा वेट है, ये हो गया मेरा वेट, जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया इसको, ये हो गया वेट, ठीक है। अच्छा 7,000 किलो के मेरे पास दो व्हीकल हैं, इस तरह से मुझे सबका नंबर बता रखा है और ये डेट ऑफ परचेज दे रखा है, ठीक है, इजी है। अब आप देखो, आपको जो है 44 ए के अकॉर्डिंग अपनी इनकम निकालनी है, तो दो दो चीजें बताई थी मैंने आपको, क्या, एक तो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए क्या होता है 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये तो किसके लिए था, नॉर्मल व्हीकल के लिए। और हैवी गुड्स व्हीकल के लिए क्या होता है 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो देखो बेसिकली अपन सबसे पहले निकालते हैं अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल का, कितना है ये 7,000 किलो के दो व्हीकल हैं, कितने महीने यूज करा है मैंने, सॉरी अपन यूज की बात नहीं करेंगे, अपन देखेंगे कि जब से मैंने परचेज करा था उससे लेके ईयर एंड तक, तो डेट ऑफ यूज में देखना, मेरे मुंह से बार बार यूज निकल रहा है, डेट ऑफ परचेज देखेंगे, डेट ऑफ परचेज। तो 10/4/2023 से 31/3/2024 कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं, तो ये कितना हो गया, सॉरी 12 महीने होते हैं, 12 महीने हो गए, ठीक है। कितने व्हीकल है, दो व्हीकल है, तो टोटल महीने कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ना, ये वाला व्हीकल हो गया, दूसरा व्हीकल दे रखा है मैंने कब खरीदा था 15/3/2024 को, तो 15/3/2024 से लेकर 31/3/2024 तक एक महीना हुआ, ठीक है। तो पार्ट ऑफ मंथ देखते हैं अपन, एक महीना और एक व्हीकल था, कितना हो गया ये 1 मंथ। फिर आगे देखोगे ये मैं खरीदा था 16/7/2023 से लेकर 31/3/24 करोगे तो 9 महीने होते हैं, 9 इंटू 3 कर दो कितना हो गया 24 हो गया, 9 इंटू 3 27 बेसिकली। और उसी तरह से मैंने क्या करा चौथे व्हीकल का निकाला, टोटल महीने कितने निकल के आ गए 55। अच्छा मैं करता क्या हूँ बेसिकली, बेसिकली मुझे करना क्या होता है 7500 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स करना होता है, ठीक है। अब देखो मैंने मंथ, तो ये मेरे क्या है मंथ है और ये व्हीकल्स हैं, तो मंथ इंटू व्हीकल तो मैंने कर दिया ना, कितना निकल के आया 55 निकल के आया, तो 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 7500 से, तो कितना निकल के आ जाएगा 682,500। ये तो हो गया किसका, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल का। अब बात करते हैं अपन हैवी गुड्स व्हीकल की। अगर आप देखोगे हैवी गुड्स व्हीकल, अगर कहाँ है आपका हैवी गुड्स व्हीकल, देखो ये रहा, क्या करना होता है अपने को 1000 पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक टन में कितना किलो होता है 1000 किलो होता है, ठीक है। एक टन में 1000 किलो होता है ना, एक टन में 1000 किलो होता है, तो इस व्हीकल का टन कितना हुआ 15 टन हुआ, इस व्हीकल का टन कितना हुआ 15 टन हुआ। मैं क्या करूंगा 1000 पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अब मुझे बताओ कितने महीने मैंने यूज करा है इसको, 29/8/2023 से लेके, तो करो 8 9 10 11 12 1 2 3 8 महीने यूज करा है, इंटू 8 करा। और व्हीकल कितने हैं, दो व्हीकल हैं। अच्छा इसकी बात करते हैं, वही 1000 इंटू 15 इंटू कितना मैंने यूज करा, मैंने 2 महीने यूज करा है, 2 इंटू व्हीकल कितने हैं इतने, ठीक है। तो ये तो था 1000 इंटू 15 इंटू 8 एक व्हीकल का, अपने पास ऐसे दो व्हीकल हैं, तो अपने को कुछ नहीं करना, क्या करना है 8 इंटू 2 करो कितना आ रहा है 16, और 2 इंटू 1 करो कितना आ रहा है 2। देखो ये रहा 16 और 2 18 निकल के आ गया। अच्छा तो ये तो मैंने कर लिया, ये तो हो गया 18, 18 इंटू कर दो कितना 1000 इंटू 15, बस सिंपल, तो हो रहा 18 इंटू 1000 इंटू 15 करा मैंने, कितना निकल के आ गया ये, हाँ तो इन दोनों का टोटल निकल के आ गया 682,500, इन दोनों का टोटल है कितना 682,500। इजी है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इन लोगों ने शॉर्टकट कर रखा है, मैंने आपको जो है लॉजिकली पूरा समझा दिया कि भाई किस तरह से करा है। तो इन दोनों का टोटल करोगे प्लस ये जो 7500 पर मंथ वाला करोगे टोटल, तो सबका टोटल कितना बैठ जाएगा आपका 682,500, इजी। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, ये क्या होगा बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 20 आपको जो है कब समझ में आएगा, जब अपन आगे जाके अमलगमेशन डीमर्जर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, अमलगमेशन डीमर्जर वाला जब कॉन्सेप्ट करेंगे जब आपको समझ में आएगा, अभी के लिए आप इसको छोड़ दो। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप क्या करोगे, टॉपिक करोगे, तो आप खुद समझ आओगे क्या कहना चाह रहा है, इसको आप स्किप कर दो। 21 मैंने आपको चीज बताई थी, कंपोजिट इनकम होती है, ठीक है। रबड़ के केस में क्या होता है 35% मेरी क्या होगी बिजनेस इनकम, बाकी 60% मेरी एग्रीकल्चर इनकम। तो क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई मेरा रबड़ से इतना प्रॉफिट हो रहा है, कॉफी से इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है प्रॉफिट उतार देना है। ये मैंने उठा दिया प्रॉफिट, ये मेरी क्या होगी बिजनेस इनकम हो जाएगी 35 25 100 और 40, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर इनकम निकल के आ जाएगी आपकी, जो भी बैलेंस अमाउंट होता है एज पर रेट जो अपन ने समझ रखी है। आपको दो पॉइंट इधर ध्यान रखने हैं, एक तो ये इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन द नर्सरी,
आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि भाई कौन-कौन सी इनकम आपकी एग्ज़ेम्प्ट होती है, मतलब उसको आपको टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता। तो एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसी इनकम है जिस पे आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता। तो अगर आप एक फार्मर हो, ठीक है? अगर आप क्या हो, एक फार्मर हो और आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट क्या? रबर, कॉफी और टी, ठीक है? एक्सेप्ट रबर और कॉफी और टी। रबर, कॉफी, टी में क्या होगा, कंपोज़िट इनकम टैक्सेबल होती है। अच्छा, अगर आप देखोगे इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग्स ग्रोन इन द नर्सरी, तो ये क्या है, बेसिकली मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, ये अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी। एक और चीज़ समझना, इन लोगों ने एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्ज़ेम्प्ट होती है। लेकिन ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की ही एग्ज़ेम्प्ट होती है। तो अगर आप एक फार्मर हो, आप इंडिया में एग्रीकल्चर करके क्या कर रहे हो, इनकम कमा रहे हो, तो सरकार कहती है जो भी एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया में जो आपने कमाई है पूरी की पूरी एग्ज़ेम्प्ट है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई आपने कॉफी ग्रोन करी है कहाँ पर, कोलंबो में। देखो क्या रखा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ दिस आपने क्या करी है, तो आपने माल बेचा है कहाँ पर, कोलंबो में बेचा। तो एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की है, ये इंडिया की नहीं है, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो ये दे रखा, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% टैक्सेबल करना पड़ेगा। 100% मेरी क्या हो गई, पीजीपी इनकम हो गई। ठीक है? तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 21 तक अपने जो है सारे इलस्ट्रेशन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से लेके अपने पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 से लेके अपने पास टीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो भी अपन करते हैं। ऑलराइट, तो देखो ये क्या है, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है। अगर आपको चेक करना हो तो मैं आपको चेक करा देता हूँ फटाफट। ये मेरी पीजीपी की पीडीएफ है, आईसीएमएट की। कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रो, तेरा प्यार गोरिये। देखो ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्रिटिकली एग्जामिन दिस जनक। सेम क्वेश्चन इधर है, क्रिटिकली एग्जामिन दिस जनक। ठीक है, तो अब अपन जो है कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 9-10 क्वेश्चन है जो टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन है। राइट, देखो पहले पॉइंट में कह रखा है कि भाई मेरे पास एक 20 लाख की क्या थी, प्लांट मशीनरी थी। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी किसकी थी, जिसकी 20 लाख थी। ठीक है, मेरे पास एक प्लांट मशीनरी थी जिसकी क्या है, 20 प्लांट मशीनरी है, जिसकी डेप्रिसिएशन, जिसकी डब्ल्यूडीवी कुछ रही होगी। मैंने करंट ईयर में 40 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। अच्छा, करंट ईयर में क्या हुआ, 20 मशीन में से एक मशीन क्या हुई, ऑब्सोल्यूट हो गई। 20 मशीन में से एक मशीन मेरी क्या हुई, ऑब्सोल्यूट हो गई और मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। अच्छा, मैंने जो है क्या करा, 20 की 20 मशीन पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। ये वो बोलता है कि जो एक मशीन आपकी क्या हो गई है, ऑब्सोल्यूट हो गई है, उसमें हम आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे क्योंकि करंट ईयर में आपने यूज नहीं करी है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, तरीका बेसिकली ये था कि आपको ओपनिंग पकड़ना है, परचेज को ऐड करना है, सेल को लेस करना है, आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। तो बेसिकली ओपनिंग मैंने ऐड करा, परचेज करा। अगर मैंने कोई मशीन को सेल कराए, ट्रांसफर कराए, या फिर मैंने देखा, आपको बताया था कोई भी स्क्रैप हो जाती है मशीन, तो जो भी पैसा मिलता है मुझे उसको लेस करना रहता है। मेरा क्या हुआ, कोई मशीन ऑब्सोल्यूट हो गई है, इसका मतलब ये है कि भाई वो मैंने बेच दी और उसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिला। देखो अगर आप देखोगे, इसको ऑब्सोल्यूट कर दिया था मैंने, डिस्कार्ड कर दिया, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। तो क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये कहती है कि आपको नुकसान ही हुआ है ना, आपकी जो मशीन थी जिसकी वैल्यू, डब्ल्यूडीवी वैल्यू, डब्ल्यूडीवी किसमें थी, एडेड थी सारी मशीन के साथ, 20 मशीन के साथ, वो आपका नुकसान हो गया। तो सरकार कहती है कि भाई उसमें आपको बिल्कुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। फ्यूचर ईयर में आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो जो भी आपका नुकसान हुआ है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर आपके पास एक ही मशीन होती और वही क्या हो गई है, ऑब्सोल्यूट हो गई है, और उससे आपको कुछ पैसा नहीं मिला है, तो क्या हो जाता है, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है और उस पर आपको जब बिल्कुल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो ये एक एक्सेप्शन है कि भाई अगर आपकी एक ही मशीन थी, वो क्या कर दी आपने, वो बेसिकली आपने क्या करी, डिस्कार्ड कर दी और आपको एक भी रुपया नहीं मिला। वो आपने क्या करा, डिस्कार्ड कर दी या फिर ऑब्सोल्यूट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और आपको एक भी रुपया नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या होता है, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, तो उस केस में हम आपको डेप्रिसिएशन जो है नहीं देंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बाकी 19 मशीन के साथ, बाकी 19 मशीन है मेरे साथ, मतलब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं है, तो बेसिकली जो एक मशीन मेरी ऑब्सोल्यूट हो गई है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग प्लस परचेज, सेल वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसकी सेल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो अमाउंट आता है उसमें मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब बेसिकली जो मशीन मेरी ऑब्सोल्यूट हुई है उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसका मतलब आपको एक एक्सेप्शन बता दिया कि भाई अगर आपके ब्लॉक ऑफ एसेट में सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, तो उस केस में आपको जो है फिर फर्दर ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या होता है, ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। और ये मैं आपको रिवीजन वीडियो में पूरा बताया था, रिवीजन वीडियो नहीं देख रखी तो जाके डेप्रिसिएशन की रिवीजन वीडियोस देख लेना। दूसरा पॉइंट समझ लो क्या दे रखा है, मैंने क्या करा, एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया कि भाई देखो 10 साल की लाइफ है, मैं आपको क्या करूंगी, हर साल इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ। आपके पास एक और ऑप्शन है कि 10 साल का ब्याज आज के रेट पे आप जो है अपफ्रंट ले लो। तो कंपनी ने क्या करा, अपफ्रंट ब्याज दे दिया किसी डिबेंचर होल्डर को। अच्छा, जो ब्याज दिया कंपनी ने पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर लिया। एसेसिंग ऑफिसर बोलता है कि भाई आपका जो ये आपने अपफ्रंट ब्याज दिया है, ये हम आपको 10 साल में अलाउ करेंगे, करंट में आप पूरा नहीं ले सकते। सरकार ने कहा गलत बात है, यो तू बेवकूफी मत कर। आप डिबेंचर होल्डर के पास दोनों ऑप्शन थे, कौन कौन से दो ऑप्शन थे, या तो तू डिबेंचर होल्डर 10 साल में इंटरेस्ट ले सकता था, या फिर दूसरा ऑप्शन डिबेंचर होल्डर के पास क्या है कि 10 साल का इंटरेस्ट वो क्या करे, आज के आज ले ले। तो अगर कंपनी
ऐसा कर रही है, डिवेंचर लोन को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो जो कंपनी पे कर रही है पूरा का पूरा गारंटी खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो ये जो है आप थोड़ा पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया बेसिकली इन लोगों ने वही कह रखा है, आराम से पढ़ लेना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आपको बताया वो इन लोगों ने अंग्रेजी में छाप रखा है। अच्छा फिर देखना, डेप्रिसिएशन पूछ रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन निकालो, डब्ल्यूडी निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो। तो देखो आपने कोई ये कंपनी है कोई, राइट, और क्या कर रही है, अगर आप देखोगे कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इसको मिलेगा। आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, 15% हो जाएगी। अच्छा न्यू मशीन लिए तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। फिर देखना आपने बिल्ड मिल परचेज करी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो 40% है, और आपको इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आपने लॉरी परचेज करी है, लॉरी बोले तो ट्रक ट्रक परचेज करा होगा, कोई माल को इधर उधर ले जाने के लिए कोई व्हीकल परचेज करा है, रेट है 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। फिर अगर आप देखोगे आपने फोर्कलिफ्ट ट्रक परचेज करा है, फोर्कलिफ्ट ट्रक परचेज करा है इनसाइड फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का मैंने आपको लिखवा भी रखा है, इससे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और रेट क्या रहेगी 15%। कंप्यूटर की बात करूं तो रेट होती है 40%, लेकिन कंप्यूटर अगर मैंने ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे बिल्कुल मिल जाएगा। फिर मैंने कोई प्लांट मशीन इंपोर्ट कराई है तो बेसिकली एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा 15% रहेगा। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, बस इसी चीज को अप्लाई करके ये सॉल्यूशन निकाल देना, आपका आराम से ही क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। फिर देखना क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बताओ ये खर्चा अलाउड है कि नहीं है। आपने क्या करा है, सीक्रेट कमीशन पे करा है, ब्राइब पे करिए, खर्चा डिसअलाउड। आपने कोई एनआर को क्या करा है, टीडीएस बिना काटे पेमेंट कर दिया, और ये एनआर कौन है, जो बाहर आपका एज एजेंट काम कर रहा है। तो मैंने आपको लिखा भी रखा था उधर कि इस एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है, टीडीएस काटने की जरूरत है ही नहीं, तो 40A1 में डिसअलाउ खर्चा होगा नहीं। अच्छा आपने इंटरेस्ट पे करा है जीएसटी डिपार्टमेंट को, इंटरेस्ट पेबल है, सॉरी इंटरेस्ट पेबल है जीएसटी डिपार्टमेंट को, लेकिन आपने ड्यू डेट से पहले पे नहीं करा, क्या 43B में कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा, मैंने आपको उधर लिखा भी रखा है, टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन टैक्स। अच्छा आपको टैक्स पे करना था, आपने टैक्स पे नहीं करा, लेकिन सरकार आपने जो है बैंक से बैंक गारंटी पे कर दी, तो मैंने आपको बताया था 43B में आपको जो है इनकम टैक्स जो है ड्यू डेट के पहले पे करना पड़ेगा, एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। 43B क्या कहता है, आपको जो है एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। आपने बैंक से बैंक गारंटी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया, खर्चा डिसअलाउड ही होगा। अच्छा ये देखना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रॉफिट बता रखा है कितना, 405 लाख का, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करा देता हूं। देखो कंपनी को क्या मिला है, देखो कंपनी को जो है एक फ्री एयर टिकट मिली है, किससे, सप्लायर से मिली है। सप्लायर ने क्या करा, फ्री एयर टिकट दे दी कंपनी को। So free air ticket was provided by the supplier for reaching a certain volume of purchase during the film। मैंने सप्लायर से कुछ परचेस करा होगा, अच्छा अच्छा परचेस कर लिया, एक अच्छे वॉल्यूम का परचेस कर लिया, सप्लायर ने मुझे क्या दे दिया, बेनिफिट और परक्यूजिट दे दिया, बेनिफिट या परक्यूजिट दे दिया। तो मैंने आपको बताया था इनकम चार्जेबल अंडर दैट पीजीपी, जब अपन सेक्शन 28 पढ़े थे चार्जिंग सेक्शन, तो मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो देखो इसने क्या कर रखा है, जो इसको 10 लाख रुपए मिला उसको पीएल में क्रेडिट करने की बजाय डायरेक्टली जर्नलिज्म में क्रेडिट कर दिया, तो 10 लाख क्या होगा, आपको पीएल में ऐड करना पड़ेगा, तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें आपको 10 लाख ऐड करना पड़ेगा। अच्छा आपका सप्लायर था, सप्लायर को आपको 10 लाख देना था, सप्लायर बोलता है कि भाई चल ठीक है 8 लाख दे देंगे, तो 41 में क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा, तो 41 में आपको 2 लाख क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो सर कंपनी ने क्या करा है, बुक्स में कोई इंपैक्ट नहीं दे रखा इसका, कंपनी ने कोई बुक्स में इंपैक्ट नहीं दे रखा, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 2 लाख एडबैक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख आपका टैक्सेबल हो गया। अच्छा देखो आपने जो है 195 के अंदर, 195 में क्या होता है, अपन एनआर को पेमेंट करते हैं टीडीएस का, एनआर को पेमेंट करते हैं टीडीएस काट के। तो आपने 2 साल पहले 5 लाख पेमेंट करा था बिना टीडीएस काटे, तो 2 साल पहले क्या हो गया होगा, खर्चा डिसअलाउ हो गया होगा 100%। एनआर के केस में क्या होता है, 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। करंट ईयर में आपने क्या करा, टैक्स काट के जमा करा दिया, तो सीधी सी बात है करंट ईयर में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये जो 5 लाख है, ये जो 5 लाख है, ये क्या हो जाएगा, करंट ईयर में अलाउ कर दिया जाएगा। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेड इंटरेस्ट वाज डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, मतलब करंट में अलाउ होना चाहिए था, कंपनी ने अलाउ करा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर देखना मैंने आपको 40A3 पढ़ाया था कि अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो 10 साल से ज्यादा का सिंगल डे में किसी सिंगल पर्सन को तो खर्चा डिसअलाउड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन पड़े थे कि अगर कंपनी का कोई इंप्लॉई है उसको आपने किसी दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जहां पर उसका बैंक अकाउंट नहीं है, 15 दिन से ज्यादा पोस्ट करा है और टीडीएस काट लिया है, तो आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन वही कह रखा है कि भाई कंपनी, संदीप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो दिल्ली रहता था, उसको हमने बेंगलोर भेज दिया। कब से कब तक भेजा, 31 मार्च से लेकर 18 जून तक भेजा, 15 दिन से ज्यादा। फिर 28 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर भेजा, अगेन क्या 15 दिन से ज्यादा। कंपनी ने उसकी सैलरी कैश में पेमेंट कर दी बेंगलोर में ही, और जैसे मई की सैलरी थी कब पे करी, जून में पे करी, राइट, और सितंबर की सैलरी अक्टूबर में पे कर दी। आगे बढ़ना कितनी कितनी पेमेंट करी है, 45,000 और 47,000, टीडीएस काट लिया है, और कंपनी संदीप का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। मैंने आपको समझाया था पूरा एक्सेप्शन कवर हो रहा है।
कंपनी ने ये जो है सैलरी डेबिट कर रखी है पीएनएल में, तो बिल्कुल अलाउड है, 43 में अलाउड है, एक्सेसमेंट दे रखा है, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी सारे एडजस्टमेंट जो हैं बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ताकि आपका भी समय बचे और आपकी इलस्ट्रेशन भी सारे क्वेश्चंस हो जाए, राइट। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 33 एबी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं अपन इसको। देखो एक कंपनी दे रखी है, कंपनी का 31/3/23 का प्रॉफिट कितना बता रखा है, 60 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। फिर देखना कंपनी ने क्या करा अगले साल, मतलब 1/9/2023 को 11 लाख रुपए जमा कराया टीडी अकाउंट में, टी डेवलपमेंट अकाउंट में बेसिकली उसने जो है जमा करा दिया। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 कंपनी को जो है लॉस था कितने का, 14 लाख का, जो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगले साल बोले तो 23-24 प्रीवियस ईयर में, अभी प्रीवियस ईयर कौन सा दे रखा था अपने को, ये था 31/3/23, मतलब 22-23। 23-24 प्रीवियस ईयर में उसने 10 लाख रुपए विड्रॉ करके ये खर्चे करे। अपने को ये बोल रहा है कि भाई आप जो है प्रीवियस ईयर 23-24 का क्या निकालो, ये निकालो कि भाई आपका प्रीवियस ईयर 23-24 को कितना इनकम बैठता है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द बिजनेस इनकम एंड टैक्स consequence दैट मे अराइज फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शंस इन द प्रीवियस ईयर 23-24, राइट। तो देखो सबसे पहले 23-24 में आपने 10 लाख रुपए विड्रॉ करे, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि भाई आप जिस साल विड्रॉ करे उसी साल आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसने क्या कर रखा है, सबसे पहले 6 लाख विड्रॉ करके नॉन डेप्रिसिएबल एसेट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है, ठीक है। फिर देखा 3 लाख इसने क्या करा, मशीनरी परचेज करी, ऑफिस में लगा ली, ऑफिस में लगा ली तो इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैंने आपको बताया था उधर। फिर इसने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए स्पेंड करके क्या करा, सॉरी 1 लाख रुपए विड्रॉ करके स्पेंड करा अगले साल। मैंने आपको बताया जिस साल पैसा विड्रॉ कर रहे हो उसी साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसने पैसा विड्रॉ कब करा है, अगर आप देखोगे इसने पैसा विड्रॉ करा है, देखो ये रहा 23-24 में, और यूटिलाइज कब करा 24-25 में, तो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो बेसिकली 10 लाख विड्रॉ करा था, तो 3 और 1 4 लाख पे इसको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा 3 और 1 4 लाख पे इसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो 4 लाख का 4 लाख आपकी क्या हो गई, टैक्सेबल इनकम हो गई। लेकिन अपन को एक चीज पता है, और वो क्या, कि भाई अपन किसका बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप देखोगे टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो टी के केस में आपकी कंपोजिट इनकम निकल के आती है, और कंपोजिट इनकम का मतलब ये है कि 40% आपकी बिजनेस इनकम होती है और 60% आपकी क्या हो जाती है, एग्जाम होती है। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई 4 लाख की, 4 लाख में से अपन क्या करेंगे, 40% आपका टैक्सेबल कर देंगे, 1,60,000, और बाकी 2,40,000 क्या हो जाएगी, आपकी एग्जाम हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई। 33 ए बी सेक्शन अगर आपने रिवाइज नहीं कर रखा तो रिवीजन वीडियोस देखना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, बहुत इन डेप्थ में लॉजिकली समझाया है आपको मैंने। ये तो हो गई बात इधर की। अच्छा 2023 की बात करते हैं। 2023 में अपने को कितना इनकम टैक्सेबल होगा, तो देखो 60 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, ये देखो मैंने 60 लाख का प्रॉफिट उठाया। अच्छा मैंने आपको बताया था 40% रिडक्शन आपको मिलेगा, 40% आपको रिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू कितना आपने जमा कराया। तो देखो आपने 11 लाख जमा कराया, 40% कितना आता है 24 लाख, तो 24 लाख का आपको रिडक्शन मिल गया। तो 60 में से 11 गया तो बचा कितना 49 लाख, ठीक है। 49 लाख में से मैं क्या करूंगा, 40% क्या करूंगा, बेसिकली एग्जाम इनकम को लेस कर दूंगा, सॉरी 60% मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको मैंने लेस कर दिया। अच्छा मेरी बिजनेस इनकम कितनी निकल गई, 19,60,000, 19,60,000 की मेरी बिजनेस इनकम है, बिजनेस लॉस को मैंने लेस करा तो मेरी 5,60,000 क्या हो जाएगी, 5,60,000 मेरी 31/3/23 की, 31/3/23 की बेसिकली मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो 31/3/23 की मैंने आपको इनकम निकाल के बता दी। 31/3/24 में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो मैंने आपको बता दिया, 1,60,000 का। अच्छा एक और चीज देखो, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि भाई जो मैंने क्या करा था 6 लाख की एसेट परचेज करी थी ना, कब परचेज करी थी मैंने इसको बेसिकली 23-24 में परचेज करी थी, उसको मैंने 24-25 में 8 लाख की बेच दिया। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई 33 ए बी ये कहता है कि जो भी आप एसेट को परचेज करके लेके आ रहे हो वो कम से कम आपको 8 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपने जितना भी डिडक्शन ले लिया था वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। तो अपन ने डिडक्शन कितना लिया था, 6 लाख का डिडक्शन लिया था, तो 6 लाख मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। लेकिन क्योंकि अगेन मेरा ये टी बिजनेस है, कंपोजिट इनकम है, तो इसमें से क्या होगा 60% एग्जाम 40% टैक्सेबल। तो 6 लाख का 20%, 6 लाख का 40% मेरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो 2,40,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा पीजीबी में एक ही चीज बताई कि भाई एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, आपका कैपिटल गेन्स होता है। तो मैंने एसेट को बेचा है 8 लाख पे, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 6 लाख की, तो बेसिकली मेरा 2 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर में अपन समझेंगे कि भाई ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों है। तो ध्यान रखना जहां पर भी आपका जो सेल वैल्यू वो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो क्या हो जाता है, कैपिटल गेन हो जाता है, और कॉस्ट तक की अपन ने जो डिडक्शन ली है वो पीजीबी में टैक्सेबल होती है। लॉजिकली आपको पूरा समझ में आ गया कोई क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 27 पे आ जाओ। देखो 27 क्या बता रखा है मुझे, 27 में मुझे बता रखा है कि भाई एक पीएनएल अकाउंट है मेरा, टिंगू का है, टिंगू पिंगू, टिंगू का पीएनएल अकाउंट बता रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसने नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया कितना, नेट प्रॉफिट निकाल के दे दिया 33,90,000 का। मुझे कुछ एडजस्टमेंट बता रखे हैं और बोल रहा है कि आप क्या करो, पीजीबी की इनकम निकालो। आपको जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो करा देता हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट देखना क्या दे रखा है,
कंपनी के पास एक सर्वे हुआ, कंपनी के पास एक सर्वे हुआ और सर्वे में क्या पता चला? सर्वे में बेसिकली ये पता चला कि भाई कंपनी का जो ओपनिंग स्टॉक है ना, वो कितना होना चाहिए? कंपनी का ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए 8,75,000। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 3,75,000 है। मतलब बेसिकली ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रखा है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर मैंने जैसे ही इस ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मैंने ओपनिंग स्टॉक को कितने से कम दिखा रखा है, तो 3,75,000 है, होना कितना चाहिए था? 8,75,000। मतलब 5 लाख से मेरा ओपनिंग स्टॉक कम है, तो जैसे ही मैं ओपनिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मुझे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? अपने ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें 5 लाख को क्या आना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है? फिर सरकार कहती है कि भाई एक सेल है, एक 75,000 की सेल आपने बुक्स में दिखा नहीं रखी, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। डन। एंड फिर इसने बता रखा है कि भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 12,50,000 का, और आपका क्लोजिंग स्टॉक है कितना? देखो, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 4,50,000 का, होना कितना चाहिए? 12,50,000 का। तो जैसे ही मैं 8 लाख को ऐड करूंगा मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा मुझे? 8 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या करा? 8 लाख ऐड कर दिया। तो टोटल इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3,75,000 मुझे एड बैक करना पड़ेगा। 3,75,000 एड बैक करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्यूशन में देखोगे आप, तो 3,75,000 मैंने क्या करा? एड बैक कर दिया। एडजस्टमेंट समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, हमेशा टेस्ट करता है एग्जाम में जनरली। देखो दूसरा एडजस्टमेंट देखना, बोनस टू स्टाफ। मैंने 7500 का बोनस पे करा है कब? दिसंबर 23 में, और ये बोनस कब का है? 31/3/23 का है। तो एक चीज बताओ, 43 भी में मैंने आपको बताया था कि भाई बोनस आपको डिवाइड आरओआई की ड्यू डेट से पहले पे करना पड़ता है। अगर पे नहीं करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, जिस साल पे कर दोगे उस साल अलाउ कर दिया जाएगा। तो 31/3/23 का बोनस आपने पे नहीं करा था आरओआई की ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट क्या होगी? बेसिकली कंपनी को अगर ऑडिट करानी तो 31 अक्टूबर होगी। 31 अक्टूबर तक आपने पे नहीं करा, तो 31/3/23 में ही 7500 क्या हो गया? डिसअलाउ हो गया होगा। आपने करंट में पे कर दिया तो सरकार कहती है जिस साल पे कर दोगे उस साल अलाउ कर दिया जाएगा, तो 7500 क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा, ठीक है? 7500 बेसिकली अलाउ हो जाएगा। तो देखो अगर आपका बोनस कहाँ है इसमें? हाँ, बोनस का देखो ये रखा है, बोनस का दे रखा है ये रहा ट्रीटमेंट कि भाई ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है फिगर्स में, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बोनस टू स्टाफ में देखो ये रहा, तो बोनस टू स्टाफ ये रहा ना, तो इस ये नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या हो रखा है? लेस हो रखा है, तो मुझे वापस अलग से लेस करने की जरूरत नहीं है। देखो आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी थी, ठीक है? रेंट ऑफ प्रीमाइसेस इंक्लूडेड इतना। तो आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी थी, उस पर क्या कर दिया आपने? रिपेयर्स का खर्चा कर दिया। तो रिपेयर्स का खर्चा कर दिया तो बेसिकली अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने पढ़ रखा है ये तो। अच्छा एक और चीज देखना, आपने डायरेक्टर की वाइफ को 1 लाख रुपए पे कर दिया था, जबकि एक्चुअल में पे होना कितना चाहिए था? 25,000। तो 40A2 में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सेस एक्सपेंडिचर करते हो तो ये क्या कर देगा? डिसअलाउ कर देगा। तो आपने 1 लाख पे कर दिया, लेकिन पे करना चाहिए था 25,000। तो एक्सेस कितना पे कर दिया आपने? 75,000। 75,000 क्या करोगे? एड बैक कर दोगे। अच्छा अगर आप आगे देखोगे तो ये बता रखा है कि भाई आपका एक वेयरहाउसिंग बिजनेस का आपका एक वेयरहाउसिंग बिजनेस है, किसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। मतलब ये हो गया 35AD का बिजनेस। क्या हो गया ये बेसिकली हो गया 35AD का बिजनेस। 35AD का बिजनेस क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग होता है। अच्छा, कंपनी ने जो है 25 लाख का क्या करा है? एक वेयरहाउस खरीदा है, और उसकी इन लोगों ने एक चीज बता रखी है कि भाई जो इसकी इनकम है ना वो ये इंक्लूडेड है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 लाख को इस प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा, राइट? तो अगर आप देखोगे मैं क्या करूंगा, 15 लाख को मैंने इधर से हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि इसका मैं सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा। मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, किससे सेट ऑफ हो सकता है? ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो उसके लिए मुझे इसकी अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने पहले प्रॉफिट में से हटाया और फिर मैंने अलग कैलकुलेशन करी, क्या कि भाई देखो मेरा इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है 15 लाख, मैंने जो है 25 लाख इन्वेस्टमेंट करा, तो मेरा लॉस कितना निकल के आया? 10 लाख का निकल के आया। ये 10 लाख का मैं क्या कर सकता हूँ? कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, सेट ऑफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होता है वो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ ओनली फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो मैंने क्या करा, इसका मुझे अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 15 लाख उधर से हटाया नेट प्रॉफिट में से, और इसकी अलग कैलकुलेशन करके दिखा दी। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या करा, इंटरेस्ट पे कर दिया टीडीएस बिना काटे, तो क्या हो जाएगा? 30% खर्चा डिसला हो जाएगा। तो बाकी सारे एडजस्टमेंट आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान है। तो पीजीबी का क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, नेट प्रॉफिट उठा लो। नेट प्रॉफिट उठा लो जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसका क्या करो? सारे एडजस्टमेंट प्लस या माइनस कर दो, ठीक है? वही अपने कर दिया जो जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी सारे आपसे एक ही बार में हो जाएंगे, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट, आपने बैंक से लोन ले रखा था, ठीक है? आपने बैंक से लोन ले रखा था। आपने बैंक को बोला कि यार ठीक है मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, मैं क्या करना करना चाहता हूँ? प्रीपेमेंट करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करा? प्रीपेमेंट कर दिया। तो सर बैंक क्या करती है? अगर आप प्रीपेमेंट करते हो लोन का तो आपसे प्रीपेमेंट प्रीमियम लेती है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपने प्रीपेमेंट प्रीमियम पे करा है किस लिए? अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, और बैंक को कहा कि भाई देखो आप मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर दो। आप मेरा क्या करो? रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली रिड्यूस कर दो। मैं आपको क्या करता हूँ? प्रीपेमेंट प्रीमियम पे कर देता हूँ। तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपेमेंट प्रीमियम भी जो है वो इंटरेस्ट ही होता है। अगर आपने एक्चुअल में पे कर दिया है तो 43 में अलाउड है, पढ़ लेना ये। अच्छा इमरजेंसी स्पेयर्स का मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलता है 2 बेसिस पे।
लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि भाई मशीनरी स्पेस जो होते हैं, भले ही आपने इसको पुट टू यूज नहीं करा, रेडी टू यूज भी है और स्पेसिफिक टू मशीनरी है, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इवन दो आपने इसको करंट में पुट टू यूज नहीं करा है। तो वही लोगों ने बात कह रखी है, देखो ये रहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो कैपिटलाइज करके। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है एक्जैक्टली वही इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको कराया था टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, वही है, तो इसको मैं वापस नहीं करा रहा, आप कर सकते हो उसको, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेना। वही आपको क्या करना है, इनकम निकालनी है। दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बता देता हूँ। देखो क्या बता रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है 60,000 रुपए जो आपने सिस्टर कंसर्न को पे करें और डायरेक्टर, मतलब क्या हो गया 48 हो गया। मार्केट वैल्यू कितनी है 52,000 की, तो इसका मतलब ये है कि आपने 8,000 रुपए एक्सेस पे कर रखा है, तो नेट प्रॉफिट में क्या करूंगा, इसको एड बैक कर दूंगा। अच्छा, 6,000 का क्या है, 6,000 का सरकार 6,000 का ये बोल रहे हैं कि भाई 6,000 की लाइबिलिटी थी जो क्रेडिटर ने फोरगोन कर दी और आपने क्या करा है, इसको पीएल में डेबिट नहीं करा है, ऐसे ही कहना चाह रहा है। देखो हाँ, क्योंकि आपने इसको क्या करा है, जर्नलिज्म में ले गए हो, तो मतलब पीएल में लेके गए हो, तो सरकार कहती है क्या करोगे आप, इसको पीएल में क्रेडिट कर दो और इस पर टैक्स पे करेंगे अपन 41(1) सेक्शन 41(1), ठीक है, इजी है। अच्छा, देखना क्या दे रखा है एक और पॉइंट। एक स्टेट कॉर्पोरेशन थी जो किसने सेटअप करी, सरकार ने सेटअप करी। अच्छा, उसने क्या करा, अपनी सारी बसेस ट्रांसफर कर दी कंपनी को, कॉर्पोरेशन को, और कॉर्पोरेशन ने क्या करा, बेसिकली उस पर डेप्रिसिएशन लेना चालू कर दिया। अच्छा, एक और चीज समझना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्या हम डेप्रिसिएशन डिनाई कर दें कंपनी को ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ बसेस इन द फेवर ऑफ कॉर्पोरेशन। तो देखो सीधी सी बात है, अपने को डेप्रिसिएशन मिलता है फॉर यूज बेसिस पे, और कब मिलता है, जब आपने उसको बिजनेस के लिए यूज कर लिया। तो अगर आपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, फॉर यूज लगा लिया, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इवन दो अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेयरली एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक मेयरली फॉर्मेलिटी है, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज समझना, रवि क्या करता है, रवि ने अपने सक्सीड कर लिया अपने फादर के बिजनेस को, रवि ने जो है क्या कर लिया, अपने फादर के बिजनेस को सक्सीड कर लिया। इन द प्रीवियस ईयर 23, इन द प्रीवियस ईयर 24, प्रीवियस ईयर 24 में क्या हुआ, रवि ने कोई बेड डेट को राइट ऑफ करा। किसका बेड डेट राइट ऑफ करा, वाई का बेड डेट, वाई के बेड डेट को राइट ऑफ करा। अच्छा, सेल किसने करी थी, सेल करी थी इसके फादर ने, इसके पिताश्री ने सेल करी थी। ऐसा समझो 4-5 साल पहले रवि के फादर ने कोई सेल करी थी वाई को। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल बाद बिजनेस सक्सीड हो गया किसको, रवि को। अब रवि क्या करता है, उसका बेड डेट लेना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो बोल रखा है ना, आप अलाउड है, आपको जो है बेड डेट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो रवि डिजायर्स टू नो वेदर द राइट ऑफ कुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बेड डेट करते समय आपको दो चीजें समझाई थी कि भाई सक्सेशन के केस में क्या होता है कि अगर सेल करी थी प्रीडिसेसर ने और राइट ऑफ करना चाहता है सक्सेसर, कर सकता है, एसएससी का बेनिफिट है, कर सकता है। दूसरा केस आप ऐसा समझो कि भाई प्रीडिसेसर ने क्या करा था, राइट ऑफ कर दिया था बेड डेट, सक्सेसर को क्या मिल रहा है, रिकवरी हो रही है बेड डेट की। तो जनरली तो क्या होता है, रिकवरी टैक्सेबल होती है, लेकिन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के केस में जनरली होगा क्या, ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो बेड डेट के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों जो स्पेसिफिक केसेस है इसमें एसएससी का बेनिफिट है, तो आप इसको रटना मत, आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि भाई ये जो दोनों केसेस दे रखे हैं ना, किस कौन सा केसेस, कि भाई सेल करी बेड डेट कौन ले रहा है, दूसरा बेड डेट ले लिया रिकवर कौन कर रहा है, दूसरा। तो दोनों केस में एसएससी को बेनिफिट हो रहा है, ऊपर बेड डेट वो ले पा रहा है तो एसएससी को बेनिफिट है, नीचे टैक्सेबल नहीं हो रही है तो भी एसएससी को बेनिफिट है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। कैसे याद रखोगे कि भाई बेड डेट वाले केस में, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के केस में, दोनों केस में क्या होगा, एसएससी को बेनिफिट होगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो अपना पीजीवीपी के सारे क्या हो जाते हैं आपके, पीजीवीपी के बेसिकली सारे के सारे इलस्ट्रेशन करा दिए मैंने, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिया। जो एंड तक पहुंचा है तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि भाई हमने सारे इलस्ट्रेशन देखे हैं, सारे क्वेश्चन देखे हैं। और एक वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड मैंने आपको बता दिया कि आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो अपन नेक्स्ट रिवीजन में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट रिवीजन हमारा है ट्रांसफर प्राइसिंग का।